जंगली फलों का ये ज़ख़ीरा 1 घंटा जंगल में सफ़र करने के बाद आया। हम घोड़ों से उतर गए। यहाँ केलों और जंगली बेरों के बेशुमार दरख्त थे। कावेरी नदी से ज़रा हटकर घास पर बैठ गई। घोड़ों को हमने खुला छोड़ दिया था ताकि वो भी घास और नदी के पानी से पेट भर लें। मैं कुछ बेर और जंगली केलों का एक गुच्छा तोड़ कर ले आया। हम दोनों केले और बेर खाने लगे। मैंने कावेरी से पूछा, अब मुझे बताओ कावेरी कि तुमने डाकुओं को बेहोश कैसे किया था? वो कहने लगी, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा जन्म सपेरों के घर में हुआ था। मेरे माता पिता सपेरे और सपेरन थे। वो जब स्वर्गवास हुए थे तो मुझे एक नागमंदिर के पुजारी ने पाल पोस कर बड़ा किया। शुरू से ही सांपों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती रही है। कई बार सांपों ने मुझे काटा मगर पुजारी जी ने दवाई पिलाकर मुझे अच्छा कर दिया। मैं जवान हुई तो एक नागमंदिर की नागदासी बना दी गई। वहाँ महीने में एक बार नाग अत्सु यानी नाग मेला लगता था, जिसमें हर नागदासी को सांप से डसवाया जाता था। मगर डसवाने से पहले हमें एक खास किस्म की दवाई पिला दी जाती थी जिससे हम पर जहर का पूरा असर नहीं होता था। हर माह सांप से डसवाने के बाद मेरे जिस्म में सांप के जहर का थोड़ा बहुत असर आ गया है। अब ऐसा होता है कि जब मैं चाहूँ अपनी जिस्म के जहर को अपनी ज़ुबान पर ले आती हूँ। तब अगर मैं किसी को अपना जूठा पानी पिला दूँ तो इसके जिस्म में जहर का असर दाखिल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वो मरेगा नहीं लेकिन कुछ देर के लिए बेहोश ज़रूर हो जाएगा। मैंने इन डाकुओं के साथ भी ऐसा ही किया है। जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं इन्हें अपनी झूठी शराब पिलाऊं तो अचानक मुझे ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं अपने जहर से इन्हें बेहोश कर दूं। चुनांचे मैंने जब शराब के गिलास को अपने मुंह से लगाया तो जाहिर ये किया कि जैसे मैं शराब पी रही हूँ, मगर मैंने शराब का एक कतरा भी नहीं पिया बल्कि अपनी ज़ुबान पर लाया हुआ जहर शराब में दाखिल कर दिया। इसके बाद एक एक करके सारे डाकू बेहोश हो गए। मैं बड़ी हैरानी और ताज्जुब के साथ कावेरी की बातें सुन रहा था। इस किस्म की बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इस किस्म की औरतें भी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसी वक्त मुझे महसूस होता कि मैं अलिफ लैला की दुनिया में निकल आया हूँ और मेरे साथ वही कुछ हो रहा है जो पुरानी दास्तानों में सफ़र पर निकले हुए मुसाफिरों और शहजादों के साथ हुआ करता है। हमने सैर होकर जंगली फल खाया, नदी पर जाकर मुँह हाथ धोया, पानी पिया। इस दौरान हमारे घोड़े भी घास वगैरह खाकर और पानी पीकर ताज़ा हो चुके थे। कावेरी ने अपने सर के बाल भी नदी में धोए। इन्हें इसी तरह निचोड़कर इसने सर के पीछे जोड़ा बना लिया। कहने लगी, मेरी साड़ी मैली हो गई है मगर मेरे पास कोई दूसरी साड़ी नहीं है। अचानक वो बातें करती करती रुक गई। इसने अपना चेहरा इस तरफ फेर लिया जिस तरफ से हम चल कर आए थे। 1-2 लंबे लंबे सांस लेने के बाद वो परेशान सी होकर बोली, मुझे मेरे दुश्मन सांप की बू आ रही है। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। लगता है कि इसने मेरी बू का सुराग लगा लिया है मगर अभी वो मुझसे काफ़ी दूर है। हमें इतनी देर में यहाँ से जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाना चाहिए। हम घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़ों को नदी के साथ साथ जंगल के रास्ते पर डाल दिया। कावेरी के इस इंकशाफ से कि इसके दुश्मन सामने इसके जिस्म की बू पाली है और वो इसके ताक़ुब में चला रहा है, मुझे भी परेशान कर दिया था। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं भी कावेरी के साथ ही ना मारा जाऊं। मुझे अभी मरना नहीं था, जिंदा रहना था और अपनी बीवी जमीला को इस झंझट से निकाल कर पाकिस्तान ले जाना था। नदी के किनारे पर दरख्त नहीं थे। कावेरी घोड़े को तेज दौड़ा रही थी। मेरा घोड़ा भी इसके पीछे पीछे तेज दौड़ने लगा। कावेरी वाकई दुश्मन सांप की बू सूंघ कर घबरा गई थी। जितना तेज वो घोड़े को दौड़ा रही थी इतना तेज इसने सारा रास्ता घोड़े को नहीं दौड़ाया था। काफ़ी आगे जाकर नदी जंगल में बाएं तरफ घूम गई। यहाँ कावेरी ने नदी का किनारा छोड़ दिया और एक पहाड़ी की तरफ से रवाना हो गई। गुंजान दरख्त दूर दूर हो गए थे। ज़मीन ऐसी थी कि कहीं ऊंची हो जाती और कहीं नशीब आ जाता। सारी ज़मीन जंगली झाड़ियों से भरी हुई थी। इस वक्त आसमान पर बादल आना शुरू हो गए थे। सूरज के आगे बादलों का कोई टुकड़ा आ जाता तो धूप गायब हो जाती और हर तरफ साया सा छा जाता। हम पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। कावेरी ने घोड़े को पहाड़ी पर डाल दिया। पहाड़ी की ढलान पर घोड़े कदम कदम चलने लगे। मैंने कावेरी को आवाज़ देकर कहा, इस पहाड़ी की दूसरी तरफ क्या है? इसने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, तुम खामोशी से मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैंने इसके बाद कोई जवाब न दिया। पहाड़ी की चढ़ाई पर जगह जगह पत्थर और झाड़ियाँ थी। घोड़े इनके दरमियान बड़े संभल संभल कर चढ़ाई चढ़ रहे थे। हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। कावेरी ने अपने घोड़े को पहाड़ की दूसरी तरफ नशीब में डाल दिया। पहाड़ी की उतराई उतरना ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। उतराई इतनी सीधी नहीं थी मगर इतनी आसान भी नहीं थी। हम पहाड़ी पर से उतर आए। आगे एक खाई थी। कावेरी ने खाई में घोड़े को डाल दिया और मेरी तरफ घूम कर कहा, होशियार रहना, थोड़ी देर में सनताबली मुठ के जंगल की सरहद शुरू होने वाली है। मैं सिर्फ इस तरह होशियार रह सकता था कि सनताबली मुठ के जंगल की सरहद में दाखिल होते ही अपनी टांगें ऊपर कर लूं ताकि मुठ के जहरीले पहरेदार सांपों से महफूज रह सकूं। लेकिन सांप घोड़ों को भी डर सकते हैं। मैंने पाँव ऊपर तो नहीं किए थे लेकिन घोड़े पर बैठा झाड़ियों में दोनों जारिम नज़र रखे हुए था। लेकिन सांप आखिर सांप होते हैं। और फिर कावेरी ने बताया था कि सनताबली मुठ के मुहाफिज सांप ज़मीन से ऊपर को उड़कर हमला करते हैं और दरख्तों पर भी हमलावर होते हैं।
मेरी किस्मत ने मुझे ऐसे हालात में फंसा दिया था जिनका मुझे पहले कोई तजुर्बा नहीं था। आसमान को बादलों ने ढांप लिया था और धूप के गायब होने से दिन की रोशनी कम हो गई थी। कावेरी को दोहरा खतरा था। एक तो इसके पीछे इसका सांप दुश्मन लगा हुआ था, दूसरे सनता बली मुठ के मुहाफिज सांपों का खतरा था। लेकिन मैंने देखा कि वो वाकई बड़ी दलेल लड़की है। घोड़े पर बैठी इसकी बागें थामे एक महारानी की तरह लग रही है। हम पहाड़ी के दामन में आ गए। यहाँ एक जगह स्याह रंगत का खेत था। कावेरी ने घोड़े को रोक लिया और बोली, ये बड़ी खतरनाक दलदल, घोड़े को मेरे पीछे रखना। दलदलें मैंने मशरक़ी पाकिस्तान की जंगल में भी देखी थी, मगर इतनी स्याह दलदल मैं पहली बार देख रहा था। दलदल में से बखारात उठ रहे थे और वो गैर महसूस तौर पर ऊपर नीचे हो रहे थे। मेरे खुदा, कुदरत के राज कुदरत को ही मालूम है। इन भयानक दलदलों का क्या मुसरफ है, क्या फ़ायदा है, ये सिर्फ कुदरत ही जानती है। दलदल से आगे बांस के झुंड शुरू हो गए। इसके बाद एक नदी आ गई। हमने घोड़े नदी में डाल दिए। नदी के दूसरे किनारे पर ले जाकर कावेरी ने घोड़े पर बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा, फिर 2-3 लंबे सांस लिए। मैं समझ गया कि वो दुश्मन सांप की बू सूंघ रही है। मेरी तरफ देखकर बोली, दुश्मन सांप की बू गायब हो गई है। मैंने कहा, चलो एक दुश्मन से तो जान छूटी। वो कहने लगी, ये दुश्मन सांप मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो या तो मुझे मारेगा या खुद मर जाएगा। ये इसकी एक चाल है। कुदरत ने इन सांपों को बड़ी अकल दी है। वो मुझे धोखे में डालकर जंगल में 3-4 मील दूसरी जानिब हट गया है और मुमकिन है आगे से आकर हमला कर दे। अगर वो आगे से आ गया तो मुझे इसकी बू नहीं आ सकेगी, क्योंकि जंगल में हवा पीछे से आगे की तरफ चलती है। मैं खुद भी इस बकबक से तंग आ गया था, मगर मजबूर था। मैंने किसी कदर बेजारी से कहा, तो फिर मेरा ख्याल है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कावेरी ने मेरी तरफ घूर कर देखा, क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो? हम भाग कर कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपनी बीवी को लिए बगैर यहाँ से भागना चाहते हो? मैं औरत होकर नहीं घबरा रही और तुम मर्द होकर डर रहे हो। मैंने फ़ौरन माजरत का लहजा इख्तियार कर लिया। नहीं नहीं कावेरी, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हम यहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं। कावेरी ने कोई जवाब न दिया और घोड़ा आगे की तरफ चला दिया। मुझे अपने रवैये पर बड़ी नदामत महसूस रही थी। दिन ढलना शुरू हो गया था। बांस का जंगल ख़त्म हुआ तो कावेरी रुक गई। सामने कुछ फासले पर ऊंचे ऊंचे नारियल, ताड़ और देवदार के दरख्तों के झुंड एक दूसरे में गुडमुड रहे थे। कावेरी इन दरख्तों की तरफ देख रही थी। कहने लगी, वहाँ से सनता बली मुठ की सरहद शुरू हो जाती है। मैंने इन दरख्तों को देखते हुए कहा, क्या सनता बली मुठ इन दरख्तों के अंदर है? वो बोली, हाँ। वो घोड़े की पीठ पर बिल्कुल साकित होकर बैठी थी। इसकी नज़रें सनता बली मुठ के दरख्तों की झुंड पर लगी हुई थी, जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे। क्या ये खुफिया रास्ता पहरेदार सांपों से महफूज होगा? किसी हद तक महफूज होगा, लेकिन हमें चौकस रहना पड़ेगा। चले आओ। और हमने घोड़ों को दूर नज़र आने वाले दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ा दिया। आप ज़रूर सोचते होंगे कि मैं कैसी नाकाबिले यकीन किस्म की दास्तान सुना रहा हूँ, मगर यकीन करें, इंडिया के जंगलों में इससे भी ज़्यादा नाकाबिले यकीन वाक़यात इन नाग मंदिरों में वक़ूअ पज़ीर होते हैं। बाद में तजुर्बात ने साबित कर दिया कि जो कुछ मेरे साथ पेश आया वो आने वाले हैरान कुन वाक़यात के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मैं किसी तलिस्मी हीरे, किसी खुफिया ख़जाने की तलाश में ये मुसीबतें नहीं उठा रहा था। मैं तो सिर्फ अपनी बीवी को वापस लाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर इस मौत के सफ़र पर निकला हुआ था। सनता बली मुठ की सरहदी दरख्तों के झुंड करीब आ गए थे। यहाँ जंगली लोगों की भी आबादी कहीं नज़र नहीं आती थी। हम एक पगडंडी पर चले जा रहे थे। बादल गहरे हो गए थे। मालूम होता था कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी। ये पगडंडी दरख्तों के झुंडों में दाखिल हुई तो अचानक एक ज़बरदस्त फंकार की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि सांप आ गए हैं। फंकार की आवाज़ पर घोड़े डर कर पीछे हट गए। कावेरी मेरे करीब आ गई। इसने घोड़े की बाग को खींच लिया। मेरा घोड़ा थर थर काँप रहा था। सामने पगडंडी के दरमियान एक सुर्ख और सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा सांप ज़मीन से 5 फीट ऊपर उठकर फन फैलाए खड़ा था। कावेरी इसे घूर कर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर घोड़े डर कर बार बार पाँव ऊपर उठा रहे थे। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकालकर सांप के सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। चूंकि रिवॉल्वर के आगे साइलेंसर चढ़ा था, इसलिए धमाके की आवाज़ न आई, मगर फायर की आवाज़ ज़रूर आई। मेरा निशाना कमांडो ट्रेनिंग के दौरान में सबसे अच्छा हुआ करता था। रिवॉल्वर से निकली हुई गोली ने सांप के सर के परखचे उड़ा दिए। कावेरी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। रानी की मुड़ी में एक बेहोश डाकू के पास पड़ा था, मैंने उठा लिया। इस वक्त ये रिवॉल्वर बड़े काम आया है। कावेरी बोली, हाँ वाकई तुम ठीक कहते हो, वरना ये बड़ा सांप हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने इससे पूछा, क्या ये वही सांप था जो इसके पीछे लगा हुआ था? कहने लगी, नहीं, जो सांप मेरा ताकुब कर रहा है। इसका रंग स्याह है और इसकी गर्दन पर सुर्ख धारियाँ हैं। तुम भी याद रखना,
अगर तुम्हें ऐसा सांप नजर पड़े तो इसे फौरन हलाक कर देना, जिस तरह तुमने इस सांप को मारा है। ये सनता वाली मुठ का बड़ा मुहाफिज सांप था। वो दरख्तों का जायजा लेते हुए बोली, हमें दूसरी तरफ से इस जंगल में दाखिल होना चाहिए था। इस तरफ आ जाओ। हम घोड़ों पर ही बैठे हुए थे। हमने घोड़े दूसरी तरफ बढ़ा दिए। अब हम जंगल के अंदर जाने के बजाय जंगल के किनारे किनारे जो दरख्त थे, इनके करीब से होकर जुनूब की तरफ जा रहे थे। मैंने कावेरी से पूछा कि जिस खुफिया रास्ते का इसने जिक्र किया था वो कहाँ है। कहने लगी, मुश्किल ये है कि वो जंगल के अंदर जाकर है। और सनता वाली मुठ कहाँ है? मुझे तो यहाँ सिवाय दरख्तों के और कुछ दिखाई नहीं देता। इसने कहा, इस जंगल के वस्त में एक पत्थर की चार दीवारी है। सनता वाली मुठ इस चार दीवारी के अंदर बनाया गया है। मैंने सवाल किया, इस मुठ में क्या होता है? वो एक लम्हा खामोश रहने के बाद बोली, वहाँ जो कुछ होता है वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वहाँ ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पोथी को बंद ही रहने दो। मैंने फिक्रमंद लहजे में कहा, मेरी बीवी के साथ तो कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा होगा यहाँ। कावेरी ने कहा, वो इसलिए बची हुई है कि इसे पुजारी देवगिरी ने अपने लिए पसंद कर लिया हुआ है और यहाँ इसे नाग अतसु से पहले ख़ास रस्म अदा करने के लिए भेजा गया है। वो ख़ास रस्म क्या होती है? मैंने झिझकते हुए पूछा। कावेरी कहने लगी, मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी बीवी जमीला यहाँ जिंदा हालत में है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाएं। मैं दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि वो नॉर्मल हालत में हो। इतना मुझे कावेरी ने पहले ही बता दिया था कि नाग देवी के मंदिर में जब पुजारी देवगिरी इसे लाया था तो इसके जिस्म पर सांप को फिरा दिया जाता था ताकि सांप इसके जिस्म की बू अपने अंदर जज़ब कर ले और अगर जमीला फरार हो जाए तो सांप इसकी बू लेता है, इसके पीछे निकल पड़े और मौका पाकर इसे डसकर हलाक कर दे। मैंने सोच लिया था कि मैं जमीला को लेकर जैसे भी होगा सरहद पार करके पाकिस्तान चला जाऊँगा। वहाँ अव्वल तो भारत का सांप नहीं आ सकेगा, अगर आ भी गया तो मैं इसे मार डालूंगा और यूँ किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जमीला को नाग अतसु के वास्ते जिस किसी खास तपस्या और रसूमात में से गुजारा जा रहा था, इसके बारे में मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। कावेरी की मिसाल मेरे सामने थी। इस लड़की के अंदर सांपों के माहौल में रहने और सांप के जिस्म पर सारी रात भीगने की वजह से जहर पैदा हो गया था और वो अपनी मर्जी से ये जहर अपनी जुबान की नोक पर लाकर दूसरे को हलाक कर सकती थी। ये सांप ही की एक सिफ्त थी जो इसमें पैदा हो गई थी। अगर ऐसी ही कोई चीज़ जमीला में पैदा हो गई तो ये आगे चलकर मेरे लिए मजीद परेशानियाँ पैदा कर सकती है। अजीब अजीब किस्म के ख्यालात और खदशे मेरे जहन में पैदा हो रहे थे। इनमें कुछ तोहमात भी थे और कुछ हकीकतें भी थी जिनका मुजाहिरा मैं अपनी आंखों के सामने देख चुका था। एक जगह तंग सी घाटी जंगल के अंदर को जाती थी। कावेरी रुक गई। इसने घोड़े पर बैठे बैठे बारी बारी अपने चारों तरफ मुंह करके गहरे सांस लिए। वो अपने दुश्मन सांप की बू का सुराग लगा रही थी। मैंने भी घोड़ा रोक लिया था। कहने लगी, दुश्मन सांप को जितना मैं चालाक समझ रही थी वो इससे ज़्यादा चालाक है। किसी वक्त इसकी हल्की सी बू आती है और फिर गायब हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने पूछा। कावेरी ने कहा, इसका मतलब ये है कि दुश्मन सांप ने मुझे तलाश कर लिया है। इसे ये भी मालूम है कि मुझे भी इसकी बू आ जाएगी, चुनाचा वो मुझे धोखे में मारना चाहता है। मुझे यकीन है इसने किसी तालाब या नदी के जोड़ में इस तरह अपने आप को छुपा लिया है कि सिर्फ इसकी गर्दन पानी की सतह से बाहर है, जिसकी वजह से सांप की पूरी बू मुझे नहीं आ रही। लेकिन मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि वो मुझसे ज़्यादा फासले पर नहीं है। तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर दुश्मन सांप ने हमें गाफिल पाकर हमला कर दिया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। कावेरी ने कहा, एक ही तरकीब मेरे जहन में आती है और वो तरकीब ये है कि मैं अपना घोड़ा यहाँ किसी दरख्त से बांध देती हूँ और तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठकर आगे चली जाती हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे इस सवाल पर कावेरी ने कहा, जिस घोड़े पर मैं सवारी करती आ रही हूँ, जिसकी पीठ पर मैं इतनी देर से बैठी रही हूँ, इस घोड़े के बदन में मेरे जिस्म की बू रच बस गई है। ये बू इस घोड़े के बदन से कम से कम आध घंटे तक निकलती रहेगी। इस तरह दुश्मन सांप अगर यहाँ आ भी गया तो इसे घोड़ा ही मिलेगा, मैं नहीं मिलूंगी। जितनी देर में दुश्मन सांप को यहाँ आकर मेरी बू का सुराग मिलेगा, इतनी देर में हम सनता वाली मुठ वाली खुफिया गार में दाखिल हो चुके होंगे और गार के अंदर से मेरी जिस्म की बू बहुत हल्की होकर बाहर निकलेगी। सांप इतनी आसानी से मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा। इसके साथ ही कावेरी घोड़े पर से उतर पड़ी। इसने घोड़े को एक दरख्त से बांध दिया और मेरे घोड़े पर मेरे आगे बैठ गई। इसने घोड़े की बागें थाम ली, इसे आहिस्ता से हेड़ लगाई और घोड़ा घाटी में उतर गया। घाटी में झाड़ जंकाड़ उगा हुआ था। इसके दोनों किनारे ऊंचे थे। हमारा घोड़ा झाड़ियों में चलता जा रहा था। काफ़ी आगे जाकर घाटी ख़त्म हो गई और हम हमवार ज़मीन पर आ गए जहाँ दरख्त एक दूसरे में फंसे हुए थे। यहाँ घोड़ा बिल्कुल नहीं गुजर सकता था। कावेरी ने कहा, हमें ये घोड़ा भी यहाँ छोड़ना होगा। हम घोड़े से उतर पड़े। कावेरी ने घोड़े को बांधने के बजाय खुला छोड़ दिया और हम दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियों और ऊंची घास में हाथों से रास्ता बनाते आगे चलने लगे। कावेरी कहने लगी, ये इलाका सनता वाली मुठ की चार दीवारी से दूर है। इस तरफ मुठ के मुआफिज सांप नहीं आ
आते, इसलिए हम बेफिक्र होकर चल सकते हैं। झाड़ियों में रास्ता बनाते और रुक रुक कर चलते आखिर हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां दरख्तों का घनापन किसी हद तक छट गया था और काली स्याह रंग की हैबतनाक चट्टानें ज़मीन से निकलकर एक दूसरी के ऊपर चढ़ी हुई थी। कावेरी यहाँ से 2 कदम आगे जाकर ज़रा झुककर चट्टानों को गौर से देखने लगी। मैं थक कर वहीं बैठ गया। मुझे प्यास लग रही थी मगर खामोश था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ पानी कहीं भी नहीं है। कावेरी एक स्याह चट्टान के पीछे चली गई। थोड़ी देर के लिए वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई, फिर वापस निकल कर आई और मुझे इशारे से बुलाया। मैं उठकर इसके पास गया तो वो बोली, मुझे खुफिया गार मिल गया है। ये गार काफ़ी लंबा है, तुम इसमें से गुजरते हुए घबराओगे तो नहीं, क्योंकि गार में जाले भी लटक रहे होंगे, कीड़े मकोड़े भी होंगे और अंधेरा भी होगा। मैंने कहा, कावेरी अगर तुम औरत होकर इस अंधेरे गार में से गुजर सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आ जाओ। गार का दहाना चट्टान की दूसरी तरफ था, जिसको जंगली झाड़ियों के बड़े बड़े पत्तों वाली शाखों ने ढांप रखा था। कावेरी ने झाड़ियों को परे हटाया तो मुझे एक अंधेरा शुगाफ नजर आया। कावेरी इस अंधेरे शुगाफ में दाखिल हो गई। मैं भी अल्लाह का नाम लेकर इसके पीछे शुगाफ में दाखिल हो गया। गार में घुप अंधेरा था और अजीब नागवार सी बू फैली हुई थी। लगता था कि कावेरी इस गार में पहले भी आ चुकी है। वो मेरे आगे थी, कहने लगी, डर तो नहीं लग रहा। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, गार की छत ऊंची ही होगी क्योंकि हमारे सर इसके साथ नहीं लग रहे थे। जाले ज़रूर मुंह के आगे आते जिनको मैं हाथों से परे हटा देता। ज़मीन पर बजरी सी बिछी हुई थी। मैंने दोनों बाजू फैलाए तो एक तरफ मेरा हाथ दीवार से लग गया, दूसरी तरफ हाथ दीवार से न लगा। मैं दीवार पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चल रहा था। 1-2 बार मैं कावेरी से टकरा गया तो इसने कहा कि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, गार में कोई गड़ा वगैरह नहीं है, मैं यहाँ से 2-3 बार गुजर चुकी हूँ। मैंने जोगर बूट पहन रखे थे। मुझे कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा डर नहीं था। खतरा था तो सिर्फ ये कि किसी तरफ से कोई सांप न निकल आए। जब मैंने कावेरी से इस खतरे का जिक्र किया तो वो बोली, इस गार में सांप नहीं आते, इसकी वजह यहाँ से निकलने वाली ज़मीन की कड़वी बू है। सांप इस बू से घबराते हैं। मैंने कहा, फिर तो तुम्हारा दुश्मन काला सांप भी इस गार में नहीं आएगा। वो बोली, तुमने ठीक कहा, इसलिए मैंने सोच रखा है कि हम इस गार के दूसरे मुंह के पास जाकर अपना ठिकाना बनाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा, यानी इस गार में रहना पड़ेगा? मैंने मायूसी के अंदाज में पूछा। कावेरी ने कहा, तो और क्या, तुम्हारा ख्याल है कि हम सीधे सनता वाली मुठ में जाएंगे और तुम्हारी बीवी बिल्कुल तनहा बैठी होगी और हम इसे लेकर वापस चले जाएंगे। तुम्हारी बीवी ना सिर्फ मुहाफिज सांपों बल्कि मुठ के हट्टे कट्टे पुजारियों के पहरे में होगी। इसे यहाँ से निकालने के लिए मुझे बड़ी अकल और किसी तरकीब से काम लेना पड़ेगा। मैंने यही सोच लिया था कि रिवॉल्वर मेरे पास है, इसमें अभी 11-12 गोलियां मौजूद हैं। कोई सूरत नजर न आई तो मैं फायरिंग करके 6-7 पुजारियों को ढेर कर दूंगा और जमीला को निकाल कर ले जाऊंगा। 6-7 पुजारियों की लाशें गिरी तो बाकी सब भाग जाएंगे। डर सिर्फ इन जहरीले सांपों का था जो बकौल कावेरी के मेरी बीवी की निगरानी कर रहे थे, क्योंकि इस जगह मेरी बीवी नाग पूजा करने वालों की खास रस्म के मरहले में से गुजर रही थी। लेकिन मेरी बीवी की मोहब्बत और इसे इन शैतानों के जहन्नम से निकाल ले जाने का जज्बा इस कदर ताकतवर था कि मुझे सांपों की भी ज़्यादा परवाह नहीं थी। यह ख्याल ज़रूर था कि कहीं कोई सांप जमीला को न डस ले। हम गार के अंदर घुप अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाते एक दूसरे के पीछे बातें करते चले जा रहे थे। अंधेरा इतना स्याह था कि ना कावेरी मुझे नजर आ रही थी और ना मैं इसे नजर आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद कावेरी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और कहा, इस तरह तुम्हें चलने में आसानी रहेगी। गार शैतान की आंत की तरह लंबी होती जा रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे सांस लेने में भी इस तरह दुश्वारी पेश रही थी कि खींच खींच कर सांस लेना पड़ता था। इसकी वजह यही हो सकती थी कि गार की फिजा इंतहाई बोझल और मरतूब थी। आखिर खुदा खुदा करके मुझे दूर रोशनी का एक नुक्ता दिखाई दिया। मैंने कावेरी से कहा, शायद गार का दूसरा सिरा आ गया है। रोशनी का नुक्ता इसने भी देख लिया था। हाँ, हम गार के दूसरे सिरे पर पहुंचने वाले हैं। रोशनी का नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया। फिर मुझे कावेरी का सर और इसके बदन का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया। फिजा में भी ताज़ा हवा शामिल होने लगी थी। हम गार के दूसरे सिरे पर पहुंच गए। कावेरी के कंधे से मैंने हाथ उठा लिया। गार का दहाना ज़्यादा फराग नहीं था। यहाँ भी गार के मुंह को आधे के करीब जंगली झाड़ियों ने ढांप रखा था। दिन काफ़ी ढल चुका था और बादलों की वजह से बाहर ज़्यादा रोशनी नहीं थी। कावेरी गार के दहाने के करीब ही बैठ गई। मैं भी बैठ गया। वो बाहर देखते हुए कहने लगी, हमें जंगल में शाम का अंधेरा फैल जाने का इंतज़ार करना होगा। मैंने कहा, क्या तुम अकेली जाओगी? वो बोली, तो क्या तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी? तुम तो बड़ी आसानी से किसी सांप का शिकार बन जाओगे। मुझे तो मुहाफिज सांपों की बू खबरदार कर देगी। मैं मजीद सवाल करने लगा तो कावेरी ने कहा, तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं जाऊँ तो तुम खामोशी से यहाँ बैठे रहना। इस तरफ कोई मुहाफिज सांप नहीं आएगा। हाँ, गार से बाहर निकले तो ज़रूर कोई ना कोई सांप तुम्हें डस लेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे कहने पर पूरा अमल करूँगा, लेकिन ये तो बताओ
ये सनतावली का मुठ यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है। बीच में रावण का मरघट आता है। इसके आगे सनतावली मुठ की चार दीवारी शुरू हो जाती है। मेरी बीवी यहीं होगी ना? मैंने बड़े जज्बाती लहजे में पूछा। वो बोली, तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारी बीवी यहीं है। मैं इसका पूरा पता लगा कर आऊंगी कि नाग अतसु के लिए इसे नाग के पुजारियों ने कहाँ रखा हुआ है। मैंने इससे रावण के मरघट के बारे में पूछा कि क्या रावण राजा को इसी मरघट में जलाया गया था। वो कहने लगी, नहीं, रावण तो लंका का राजा था। वो सीता मैया को उठाकर ले गया था। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार दिया था और सीता मैया को छुड़ा कर ले आए थे। इस जगह किसी जमाने में लोग रावण का पुतला बनाकर जलाया करते थे। इस वजह से इसका नाम रावण का मरघट पड़ गया। रावण के पुतले को चबूतरे पर लिटाकर इसकी चिता बनाई जाती थी। इसी तरह बातें करते करते बाहर अंधेरा होने लगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।